हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 7 साइंस उसका यहाँ पे चैप्टर है 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो डायरेक्टली हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहली स्लाइड में आ रहा है व्हाई डू वी रिस्पायर। तो हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं। नॉन लिविंग थिंग है वो सांस लेते हैं नहीं है। प्लांट्स है, एनिमल है, सभी जो है मोस्टली हम कह सकते हैं कि उसको ब्रीथिंग करना पड़ता है जीने के लिए। तो वो ब्रीथिंग करते क्यों है, पहली बात। ठीक है, तो जैसे हम ब्रीथिंग करते हैं तो उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो अपने बॉडी के अंदर जाता है। खाना हम खाते हैं वहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, पानी हम पीते हैं उससे एनर्जी नहीं मिलती है, ये बात हमें याद रखनी है। फूड के अंदर एनर्जी होती है। जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं तो वो ये फूड जो हमने खाया था वो छोटे छोटे पार्ट में, सेल्स में वो डिवाइड हो जाता है और अपने बॉडी में ये ऑक्सीजन की वजह से ही डिवाइड होता है। और दूसरी बात, फूड में जो एनर्जी थी वो रिलीज होती है, इसके लिए हमें रेस्पिरेशन करना पड़ेगा। मतलब ऑक्सीजन अगर अंदर नहीं जाएगा तो फूड जो है उसका ब्रोकन डाउन नहीं होगा, वो अंदर जाके रिलीज, उसमें से एनर्जी जो रिलीज होने वाली थी वो एनर्जी रिलीज होगी नहीं। तो हम कह सकते हैं रेस्पिरेशन क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन इन द सेल ऑफ द बॉडी विथ हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज द एनर्जी। तो ये जो रेस्पिरेशन है वो सेल के अंदर होता है बॉडी में, इसलिए इसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं। ग्लूकोज जो फूड के अंदर था उसमें हमें ऑक्सीजन मिलाया, मतलब ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पे एरो जो है थोड़ा नीचे हो चुका है, आपको समझ जाना है कि वो एरो बीच में आएगा और क्या बनेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। और इसका यहाँ पे जो है बबल्स, मतलब एटम के फॉर्म में भी एक पिक्चर मैंने बनाया हुआ है। तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जो है उसका एरो करके यहाँ पे बताया हुआ है CO2 प्लस H2O। तो इस तरह का एक केमिकल इक्वेशन भी हम लिख सकते हैं। जब भी अपनी बॉडी में रेस्पिरेशन होता है, जब भी हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो साथ में एनर्जी रिलीज होती है। पानी भी, उसका भी एक मॉलिक्यूल निकलता है। ठीक है, पानी का एक ड्रॉप भी निकलता है इसका मतलब, और साथ में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है जो हमें अपने बायोलॉजिकल मूवमेंट, बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए काम आती है। अब आ रहा है नेक्स्ट स्लाइड में टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है वो ब्रोकन डाउन होता है विद प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कि ऑक्सीजन की हेल्प से ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो ब्रोकन डाउन होने के बाद उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। और ये मोस्टली ऐसा ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। ठीक है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो दूसरा टाइप से, उसमें क्या होगा, तो उसके अंदर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रोकन डाउन होगा लेकिन उसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस रहेगी, मतलब कि ऑक्सीजन उसके लिए चाहिए नहीं। और उसमें कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी, सीधी बात है, अब यहाँ पे एनर्जी तो मिलेगी लेकिन साथ में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज होगा, कुछ और प्रोडक्ट बनेगी। तो दूसरी प्रोडक्ट क्या होगी, उसका नाम है अल्कोहल, फिर दूसरा होगा कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में एनर्जी मिलेगी। ये कौन से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो जैसे अर्थ के ऊपर ऐसे ऑर्गेनिज्म बहुत कम है, उसमें हमें अपने सिलेबस के हिसाब से याद रखना है ईस्ट। तो ईस्ट के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है अपने मसल सेल्स में देखने को मिलता है। ठीक है, उसमें ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के एब्सेंट में ब्रोकन डाउन होके लैक्टिक एसिड जो है वो बनाता है और एनर्जी रिलीज करता है। इसलिए एक तीसरा इक्वेशन यहाँ पे लास्ट जो नीचे लिखा हुआ है कि ग्लूकोज जो है उसको मसल्स के अंदर बिना ऑक्सीजन के वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज होती है, उसका मैंने इक्वेशन बना के दिया हुआ है। तो इस तरह से मैं इस क्लास 7 में हमें 3 इक्वेशन याद रखने हैं और इसका टाइप्स याद रखना है। अब नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग के अंदर क्या होता है, तो ब्रीथिंग के अंदर ऑक्सीजन वाली हवा, मतलब ऑक्सीजन रिच एयर, वो अपने बॉडी में एंट्री करती है और कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा अपने बॉडी में से बाहर निकलती है। और इसके लिए हमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन का हम मदद लेते हैं, जैसे कि नोज है, नोस्ट्रिल है, पर कैविटी है, लंग्स है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं और उसी के द्वारा ये हवा नाक में से बाहर निकलती है। अब हम दो प्रोसेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, एक है इनहेलेशन और दूसरा है एक्सहेलेशन। तो जब भी हम ऑक्सीजन रिच, ऑक्सीजन वाली जो हवा होती है उसको हम बाहर से बॉडी के अंदर लेते हैं तो उसको बोलते हैं इनहेलेशन। द गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। मतलब कि जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा बाहर निकालते हैं उसको बोलते हैं एक्सहेलेशन। अब एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ रही है, उसका नाम है ब्रीथिंग रेट।
तो उसका मतलब क्या होगा, तो जितनी बार हम एक पर्सन जो है 1 मिनट में जितनी बार सांस लेगा, ठीक है, उसी को बोलते हैं उसका ब्रीथिंग रेट। ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट। जब भी कोई भी पर्सन को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है तब वो ज़्यादा सांस लेता है और उसको ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई करनी पड़ती है, और उसी टाइम पे फूड भी जो है वो ज़्यादा ब्रोकन डाउन होता है और एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज होती है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डू वी ब्रीथ, किस तरह से हम सांस लेते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमें हेल्प करती है ब्रीथिंग करने के लिए। उसके मेन ऑर्गन्स जो है हमें याद रखने हैं, नोस्ट्रिल, नसल कैविटी, विंड पाइप, लंग्स और डायफ्राम, ये उसके मेन ऑर्गन्स है। ब्रीथिंग के अंदर रिबकेज और मस्कुलर सीट का भी इन्वॉल्व होता है जो चेस्ट कैविटी के नीचे होते हैं, और इस तरह के जो रिबकेज और ये मस्कुलर सीट के नीचे का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं डायफ्राम, जो यहाँ पे डायग्राम में बताया गया है। ठीक है, अब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में क्या होगा, जब भी इनहेलेशन मतलब कि हम सांस लेंगे तब चेस्ट कैविटी जो है उसकी साइज बढ़ जाएगी, डायफ्राम जो है वो नीचे की ओर शिफ्ट होगा और एयर है वो लंग्स में एंट्री करेगी। जब भी हम एक्सहेलेशन मतलब कि जब सांस हम बाहर निकालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालेंगे, तब चेस्ट कैविटी अपनी साइज रिड्यूस कर देगी, डायफ्राम मूव्स अप, डायफ्राम ऊपर जाएगा और एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स, एयर बाहर लंग्स से निकल जाएगी। यहाँ पे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम दिया हुआ है, तो जब भी आपको लेबलिंग करने के लिए पूछते हैं तो ये डायग्राम आपको काम आएगा, तो इसको लर्न करना भी है और याद रखना है हर एक लोकेशन कहाँ पे होता है। यहाँ पे डायग्राम को थोड़ा अच्छे से बताया गया है कि एक्सहेलेशन और इनहेलेशन के टाइम पे क्या होगा, तो उसका इंडिकेटर बताया हुआ है कि एयर जो है अंदर जा रही है इनहेलेशन में और रिब केस जो है उसकी साइज बढ़ रही है, डायफ्राम नीचे की ओर जा रहा है, और जब एक्सहेलेशन आएगा तब एयर जो है वो फोर्सफुली बाहर निकलेगी, रिब्स जो है रिब केज वो मूव बैक मतलब कि उसकी साइज़ कम हो जाएगी, और डायफ्राम मूव्स जो है वो अप मतलब कि ऊपर जाएगा, तो उसकी डायरेक्शन यहाँ पे बताई हुई है। अब नेक्स्ट स्लाइड में अपनी टेक्स्ट बुक में जो एक्टिविटी है उसमें एक मॉडल बताया गया था टू शो द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, तो उसका यहाँ पे अच्छे से डायग्राम बताया गया है। हम यहाँ पे एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन मतलब कि वही एक्सहेलेशन और इनहेलेशन ही करने वाले हैं। तो पहले हम इनहेलेशन के बारे में बात करते हैं। तो देखो, जैसे हम हवा इसमें भरेंगे तो दोनों बबल्स जो है, ठीक है, वो बलून यहाँ पे उसको हम लंग्स बोल देंगे, जो बीच में चेस्ट कैविटी यहाँ पे बताई हुई है, और वो फोर्सफुली हम देख रहे हैं कि वो बबल्स बलून फूले जा रहे हैं और उसकी साइज वॉल्यूम उसका बढ़ रहा है। ठीक है, और जैसे ही हम उसको हवा यहाँ पे दूसरा आप देखो लेफ्ट साइड वाला, तो उसमें वो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है लंग्स का और वो सिकुड़ रहे हैं और एयर जो है वो फोर्सफुली बाहर निकल रही है। तो ऐसा हम एक ट्यूब, बेल जार और बलून लेके ऐसा घर पे हम कर सकते हैं, और इस तरह से पूरा अरेंजमेंट करके हम ये ब्रीथिंग की जो प्रोसेस है उसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ पे 2 एक्टिविटी करने वाले हैं कि जब भी हम ब्रीथ आउट करते हैं मतलब जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर जो है उसको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि ये दोनों चीज़ उसके अंदर होती है। तो पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करेंगे, तो हमें एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके अंदर लाइम वाटर फिलअप कर देना है, और यहाँ पे उसका डायग्राम मैंने बताया हुआ है। उसके अंदर हम प्लास्टिक का स्ट्रॉ डालेंगे और फिर जैसे उसको डुबा देंगे और फिर हम उसमें क्या करेंगे, हवा जो है उसमें फूकनी है। तो जैसे हम उसके अंदर हवा फूकेंगे तो पूरा ये जो वाटर था लाइम वाटर वो मिल्की हो जाएगा। ठीक है, जो बताता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अपने हवा में जो हम बाहर निकाली थी अपने मुंह में से उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ब्रीथ आउट में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। इस एक्टिविटी के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं। दूसरी बात, अपने बॉडी में जब हम हवा बाहर निकालते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, तब उसके अंदर मॉइस्चर होता है, वो कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए बहुत सिंपल टी है, हमें एक मिरर के सामने खड़े हो जाना है और उसमें हमें हवा जो है वो ब्रीथ आउट करनी है। तो जैसे हम ब्रीथ आउट करेंगे एयर को, तो वो वहाँ पे मॉइस्चर जो है वो मिरर के ऊपर दिखाई देगा थोड़े टाइम के लिए, और ये शो करता है कि अपने जो हवा जो अपने बॉडी में से बाहर निकलती है, जो एयर बाहर निकलती है, उसके अंदर मॉइस्चर भी होता है। तो इस तरह से हम दोनों की हम टेस्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स। तो पहले हम कॉकरोच के बारे में देखेंगे। कॉकरोच जो है यहाँ पे उसके अंदर स्पेरिकल रहते हैं, स्पेरिकल से वो यहाँ पे ब्रीथ इन कर सकता है। और स्पेरिकल मतलब कि जो होल्स होते हैं उसकी बॉडी में, यहाँ पे उसका ब्लैक कलर का डायग्राम आप देख सकते हो, वो बहुत सारे होल्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये स्पेरिकल का डायरेक्टली अटैचमेंट जो है वो एक ट्यूब के साथ होता है, एयर ट्यूब के साथ, उसका नाम होता है ट्रेकिया। तो इस तरह से ऑक्सीजन वाली जो रिच एयर है वो पूरी अंदर जाती है और स्पाइरिकल में से जाने के बाद वो ट्रेकिया में मिल जाती है
और पूरे बॉडी में जितने भी सेल है उसको ऑक्सीजन मिल जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्रेकिया के थ्रू पास होकर वो बॉडी में से बाहर निकल जाता है, ये स्पाइरेकल की मदद से। तो इस तरह से कॉकरोच जो है वो चल भी सकता है, वॉकिंग भी कर सकता है और साथ में उड़ भी सकता है, क्योंकि उसको एक साथ इतनी सारी हवा की अगर ज़रूरत होगी तो वो भी उसको इस स्पाइरेकल की मदद से मिल जाती है। इसलिए हम देख सकते हैं कि कॉकरोच उड़ते भी है। नेक्स्ट स्लाइड में है अर्थवर्म। तो अर्थवर्म जो है वो उसकी मॉइस्ट स्किन से जो है वो ब्रीथिंग करता है और इसी स्किन के मदद से वो गैस का एक्सचेंज भी करता है, मतलब ऑक्सीजन अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। फिश के अंदर बात करते हैं तो उसके गिल्स रहते हैं और गिल्स की मदद से फिश जो है वो गैस का एक्सचेंज करती है और गिल्स के साथ डायरेक्टली ब्लड वेसल का अटैचमेंट रहता है, मतलब कि हवा जो यहाँ से अंदर आती है वो डायरेक्टली उसके ब्लड में जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, मिल जाती है और हर एक सेल तक पहुँच जाती है। दूसरा, हमारे दिमाग में ऐसा क्वेश्चन होगा कि मछली तो पानी में रहती है तो हवा कहाँ से मिलती है। तो मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि ऑक्सीजन जो है वो समंदर में, नदी में जो है वो डिजोल्व रहता ही है ऑलरेडी, और ये ऑक्सीजन उसको इसी तरह से उसकी गिल्स बनाए गए भगवान ने कि वो डिजोल्व हुआ ऑक्सीजन जो है ऑलरेडी उसको ले सकती है, हम नहीं ले सकते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म नहीं ले सकती है, लेकिन फिश जो है वो गिल्स की मदद से ऐसा डिजोल्व ऑक्सीजन को डायरेक्टली ले सकती है, वो उसके पास खूबी है, इसलिए मछली समुद्र के या तो नदी में रहती है। और दूसरी बात, ये ऑक्सीजन डिजोल्व होता है जितना उतना हम अगर घर पे हम टंकी में डाल देंगे तो मछली मर जाएगी, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जितना डिजोल्व होगा वो एक दिन में ख़त्म हो जाता है। इसलिए वहाँ पे ऑक्सीजन मशीन लगानी पड़ती है, जो बबल्स निकलते रहते हैं हम देखते हैं। एक्वेरियम में भी ऐसी मशीन लगानी पड़ती है और इसी के थ्रू उसको ऑक्सीजन मिलता है। अगर हम ये मशीन नहीं लगाते हैं तो मछली की डेथ हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो बहुत ही सरप्राइजिंग और एक्साइटमेंट वाला है। रात को प्लांट क्या करता है, तो वो तो नॉर्मली जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं सब, ऑक्सीजन अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। लेकिन दिन के टाइम पे, मतलब कि डे टाइम में क्या होगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टोमाटा की मदद से लेता है, जो टाइनी पोर्स उसके पत्तों के बीच में देखने को मिलते हैं, वहाँ से वो गैस का एक्सचेंज करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन वो है बाहर निकालता है। मतलब प्लांट्स के अंदर क्या होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस पूरी उल्टी होती है सुबह के टाइम पे, ठीक है, मतलब डे टाइम में जब भी सनलाइट अवेलेबल होती है तभी ये हो सकता है। सनलाइट नेसेसरी है। उसके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट रहता है, उसका नाम है क्लोरोफिल, वो पत्तों के ऊपर होता है, इसलिए ये प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं। हम अपना खाना खुद बना सकते नहीं हैं। और दूसरी बात, प्लांट्स जो है वो रूट हेयर जो मतलब कि रूट में उसके हेयर जो होते हैं उसके थ्रू भी सॉइल में जो ऑक्सीजन डिजोल्व होता है उसको भी वो ले सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पत्ते उसके जड़ जाते हैं तो रूट तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, तो फिर प्लांट की डेथ हो जाएगी, पेड़ की डेथ हो जाएगी। तो ऐसा ना हो, इसलिए भगवान ने ये भी खूबी उसके अंदर डाली हुई है कि वो रूट हेयर के मदद से भी ऑक्सीजन ले सकता है। ये बात हमें याद रखनी है। तो इस तरह से दो टाइप का रेस्पिरेशन जो है प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट, ये था चैप्टर नंबर 10। नेक्स्ट चैप्टर आपको मैं व्हाट्सएप पर नोटिफाई करूँगा। अगर यहाँ पे आपको कोई डाउट है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।